हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का हिंदी विषय देखेंगे और इस विषय में आज हम देखेंगे आपका क्लास नंबर 21। तो दोस्तों, इसके अंतर्गत आपका है अध्याय नंबर 7 जिसमें है अधिगम प्रतिफल का मूल्यांकन। और इसके अंतर्गत आज हम देखेंगे अभिव्यक्ति का क्या अर्थ है, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन आपके विगत वर्षों के डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में पूछा हुआ है हिंदी के। तो चलिए देखते हैं इसमें अभिव्यक्ति का क्या अर्थ है। व्यक्ति द्वारा प्रकट किए गए भावों को अभिव्यक्ति कहते हैं। व्यक्ति अपने हृदय के विचारों को भाषा एवं वाणी का रूप प्रदान करता है, वह अभिव्यक्ति होती है। तो दोस्तों, अगर साधारण वाक्यों में तो हिंदी में अभिव्यक्ति या हम किसी भी लैंग्वेज में अभिव्यक्ति का माध्यम होता है भाषा। हम अपने वाणी के माध्यम से, अपने भाषा के माध्यम से किसी भी विषय के बारे में अपनी राय जो देते हैं वही अभिव्यक्ति होती है। अभिव्यक्ति को मानव शुद्ध, स्पष्ट तथा अलंकृत भाषा में रचना का स्वरूप प्रदान करता है। विचारों का आदान प्रदान बोलकर, लिखकर या प्रकाशित कर किया जाता है। क्लियर। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखें अभिव्यक्ति का माध्यम बोलकर या लिखकर या किसी प्रकाशन के माध्यम से प्रकाशित करके किया जा सकता है। यानी कि हम अपने विचारों को बोलकर, लिखकर और प्रकाशित करके अभिव्यक्त कर सकते हैं। क्लियर। मानव मस्तिष्क में विचारों का संग्रहण होता रहता है, जिन्हें वह बोलकर अथवा लिखकर नियोजित, परिष्कृत तथा नियंत्रित शब्दों में प्रकट करता है। तो दोस्तों, हमारा जो मस्तिष्क है उसमें हमारे किसी भी टॉपिक पर अलग अलग विचार आते रहते हैं, तो उन विचारों को हम बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने स्पष्ट करते हैं, यानी कि अभिव्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो बोलना या लिखना होता है वो एक नियोजित और परिष्कृत या फिर हम कहें नियंत्रित शब्दों में प्रकट होता है, हमारे वाणी के माध्यम से, हमारे भाषा के माध्यम से। और इसे ही हम क्या कहते हैं, अभिव्यक्ति कहते हैं। बोलकर प्रकट किए गए मौखिक विचार मौखिक अभिव्यक्ति होते हैं तथा लिखकर प्रकट किए गए विचार लिखित अभिव्यक्ति होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखें तो ये जो अभिव्यक्ति है ये दो तरह से हो सकती है, एक लिखित और एक मौखिक। यहाँ पे मुख्यतः दो ही आपको पढ़ना है, आपके एग्जाम में दो ही पूछता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखें प्रोफेसर रमन बिहारी लाल के अनुसार मानव अपने हृदय के भाव प्रकट करने के लिए जिस ध्वन्यात्मक संकेत साधन का प्रयोग करता है उसे उसकी मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर रमन बिहारी लाल के अनुसार इनका कहना है कि हम जो मानव हैं वो जिस भी साधन का प्रयोग करते हैं अपने भाव को प्रकट करने के लिए, वही क्या होती है, वो मौखिक अभिव्यक्ति होती है। क्लियर। अपने भाव को प्रकट करने के लिए जो भी साधन हम प्रयोग कर रहे हैं वाणी के माध्यम से, वो क्या है, मौखिक अभिव्यक्ति है। क्लियर। लिखित तथा मौखिक अभिव्यक्ति की विधाएं चलिए देखते हैं कौन कौन सी विधाएं हैं। मौखिक अभिव्यक्ति के क्या क्या साधन हैं, जैसे हम देखें तो विचार विमर्श, वार्तालाप, वाद विवाद, चर्चा, परिचर्चा, कविता, पाठ, भाषण, व्याख्यान, कहानी, कथन इत्यादि। तो दोस्तों, यहाँ पर मौखिक का क्या मतलब है, जो चीज़ें हम बोलकर अपने भाषा के माध्यम से व्यक्त करते हैं, जिसमें हमारा विचार विमर्श आता है, बातचीत आती है, वाद विवाद, किसी भी चीज़ पर डिस्कशन यानी कि चर्चा परिचर्चा, और कविता, पाठ, भाषण, और उसमें आपके व्याख्यान, कहानी, कथन, ये सारी चीज़ें आपके मौखिक अभिव्यक्ति के साधन है। क्लियर। अब हम देखते हैं यहाँ पर लिखित अभिव्यक्ति के साधन। क्लियर। सार लेखन, पत्र लेखन, निबंध, आत्मकथा, कहानी लेखन, नाटक लेखन, कविता लेखन, संस्मरण लेखन, लेखन विवरण और आख्या लेखन इत्यादि। ये दोस्तों क्या है, जिसमें हम अपने मन के विचारों को लिखकर अभिव्यक्त करते हैं, वो क्या लिखित अभिव्यक्ति के साधन है, जिसके माध्यम से हम अपने मन के विचारों को लिखित रूप में अभिव्यक्त करते हैं। जैसे हमारे मन में जो भी विचार रहते हैं किसी भी पर्टिकुलर विषय के प्रति, या फिर हम कह सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर वस्तु के विषय में या फिर किसी भी चीज़ के विषय में, तो उसको हम लिख करके ही व्यक्त करते हैं। अगर लिखित अभिव्यक्ति की
बात करें तो लिखने के लिए हम उसमें अगर हमारे अपने व्यक्तिगत विचार हैं तो हम उसके बारे में आत्मकथा भी लिख सकते हैं, या अपने लिए केवल, या फिर हम कह सकते हैं कहानी लेखन। यहाँ पे दोस्तों चूंकि यहाँ पे लिखित अभिव्यक्ति की बात हो रही है तो उसमें हम अपने लेखन कौशल का ही प्रयोग करेंगे। क्लियर। आगे हम देखते हैं, बालक जन्म लेने के पश्चात सर्वप्रथम बोलना सीखता है, इसी प्रकार यह क्रम जीवनोत्तर चलता रहता है। यानी कि हमारा जो जीवन है इसमें हम जब बचपन में छोटे होते हैं तो शुरू में बोलना सीखते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे हमारा सर्वांगीण विकास होता है, जिसमें हम बोलने से लेकर के चलना, अपने बातों को अभिव्यक्त करना, हर वो क्रियाकलाप करते हैं जो कि एक मानव जीवन में संभव होता है। आगे हम देखें तो वह बोलकर अर्थात मौखिक अभिव्यक्ति का ही अधिक उपयोग करता है। तो बालक की अगर हम बात करें तो बालक अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए बोलता है, यानी कि भाषा का प्रयोग करता है, भाषा के माध्यम से वो अभिव्यक्त करता है। अब यहाँ पर हम देखें मौखिक अभिव्यक्ति का क्या महत्व है। दोस्तों ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। लिखित अभिव्यक्ति का महत्व है, मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व। तो चलिए देखते हैं हम मौखिक अभिव्यक्ति का क्या महत्व है। इसमें देखिए पहला है, यहाँ पे हम देखें मौखिक अभिव्यक्ति को उच्चारित मौखिक भाषा में ही किया जाता है, यानी कि बोलकर ही किया जाता है मौखिक अभिव्यक्ति। और यहाँ पर हम देखें नंबर 2 पर, मौखिक अभिव्यक्ति 2 प्रकार की होती है, अपने विचार दूसरे के समझ प्रकट करना और दूसरों के विचार सुनकर उसके मनोभाव को समझना और उसमें वांछित भावों को ग्रहण करना। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मौखिक विचार भी, यानी कि मौखिक अभिव्यक्ति 2 प्रकार की बताई गई, जिसमें हम एक तो अपने विचारों को दूसरों के समक्ष प्रकट करते हैं, और दूसरा हम किसी के विचारों को सुनकर उसके जो भी मनोभाव हैं, उसको जो भी आवश्यक है उसको हम खुद में ग्रहण करते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए तीसरा है, मौखिक अभिव्यक्ति से ही भाषा की शिक्षा आरंभ होती है। यानी कि अगर हम बात करें हमारी जो भाषा है वो कहाँ से आरंभ होती है, तो वो मौखिक अभिव्यक्ति से ही आरंभ होती है। जब एक बालक बचपन में बहुत छोटा होता है, उसके मुंह से जो आवाज़ निकलती है वो किसी न किसी लैंग्वेज में होती है, यानी कि जो हमारी मौखिक अभिव्यक्ति है वो भाषा के माध्यम से होती है। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए नंबर 4 है, मौखिक अभिव्यक्ति को तुरंत और सरलता से समझा जा सकता है। यानी कि कोई भी लैंग्वेज, हम जिस भी समाज में रहते हैं वहाँ की अपनी कुछ न कुछ लैंग्वेज है, तो उस लैंग्वेज को मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से लोग आसानी से समझ सकते हैं। क्लियर। यहाँ पर देखिए नंबर 5 है, व्यक्ति के दैनिक जीवन में विचारों का आदान प्रदान मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा ही संपन्न होता है। यहाँ पर हम बात करें तो मौखिक अभिव्यक्ति यानी कि हम जो भी अपने विचार दूसरों के सामने रखते हैं या अभिव्यक्त करते हैं, वो कहीं ना कहीं एक मौखिक अभिव्यक्ति ही होती है, जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरों के सामने रख पाते हैं अपने भाषा के माध्यम से। क्लियर। यहाँ पर देखिए नंबर 6 है, मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से बच्चों के मनोभाव को समझा जा सकता है। यहाँ जो भी बालक है वो अपने भाव को प्रकट करता है भाषा के माध्यम से, यानी कि मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से ही हम उसके भावों को समझ सकते हैं कि वो क्या कहना चाहता है और क्या कह रहा है। क्लियर। और यहाँ पर देखिए बच्चे द्वारा जन्म के समय भूख प्यास की इच्छा रोककर मौखिक अभिव्यक्ति के रूप में प्रकट होती है। तो दोस्तों जो भी बालक होता है जब वो भाषा के माध्यम से बोलना सीख जाता है, यानी कि अपने विचारों को अभिव्यक्त करना सीख जाता है, तो उसे जो भी आवश्यकता होती है, उसकी जो भी इच्छा होती है, वो मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से ही प्रकट करता है। क्लियर। यहाँ पर देखिए नंबर 8 पर है, मौखिक अभिव्यक्ति विद्यार्थियों के मस्तिष्क में शब्द भंडार की वृद्धि की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों जब एक बालक बोलना सीखता है तो वो अपने विचारों को प्रकट करता है, जो भी उसे आवश्यकता होती है, तो इस तरह से वो धीरे धीरे अपने विचारों के माध्यम से, अपने भाषा के माध्यम से धीरे धीरे अपने शब्द भंडार में भी वृद्धि करता है, और इस तरह से वो अपने भाषा में कुशल हो जाता है। क्लियर। दोस्तों ये था आपके मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व। अब हम देखते हैं लिखित अभिव्यक्ति का महत्व। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। जो चीज़ें हम अपने
दैनिक जीवन में यूज कर रहे हैं, चूंकि हम मौखिक अभिव्यक्ति का भी यूज कर रहे हैं, लिखित अभिव्यक्ति का भी यूज कर रहे हैं, क्या जहाँ पर हमें अपने विचारों के माध्यम से लिख करके, अगर हम बात करें अपने एग्जाम की, तो एग्जाम में हम अपने लिखित अभिव्यक्ति का ही प्रयोग करते हैं, जहाँ पर हमारा उत्तर दे रहे हैं वो सही है या गलत है। क्लियर? तो यहाँ पर चलिए देखते हैं अब लिखित अभिव्यक्ति का महत्व। यहाँ पर देखिए, मानवीय विचारों की अभिव्यक्ति अस्थायी रहे तथा अन्य व्यक्ति उसका अध्ययन कर सके, इसलिए लिखित अभिव्यक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर हम बात करें लिखित अभिव्यक्ति की, तो अगर यहाँ पर हम हिंदी विषय की बात ना करके किसी भी विषय में बात करें, तो लिखित अभिव्यक्ति ही वो साधन है जिसके माध्यम से हम हमारे पूर्वज या हमारे जो भी दार्शनिक या विचारक रहे हैं, हमारे जो भी क्रांतिकारी नेता रहे हैं, उनके विषय में हम जो भी जानकारी पाते हैं वो लिखित अभिव्यक्ति के माध्यम से ही पाते हैं। हम जो भी जानकारी अभी तक प्राप्त किए हैं वो लिखित अभिव्यक्ति के माध्यम से ही प्राप्त किए हैं, क्योंकि दोस्तों अगर लिखित अभिव्यक्ति नहीं होती तो कहीं ना कहीं हमारा जो ज्ञान रहता वो कुछ भी नहीं होता। क्लियर? तो यहाँ पर हम देखें, मानव अपने विचारों, अनुभवों तथा कल्पना को लिखित अभिव्यक्ति द्वारा ही चिरकाल से संचित करता आ रहा है, जो ज्ञान के भंडार के रूप में ग्रंथों में सुरक्षित है। विद्यार्थी के शैक्षिक योग्यता का मूल्यांकन लिखित अभिव्यक्ति के द्वारा ही संभव हो पाता है। तो दोस्तों ये देखिए, बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरह से भी चीज़ें हम अभी तक ग्रहण करते हैं वो कहीं ना कहीं लिखित अभिव्यक्ति के रूप में ही है, जिसके माध्यम से हम अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं। और अगर हम बात करें किसी भी विद्यार्थी के मूल्यांकन की या उसके योग्यता की जांच की, तो लिखित अभिव्यक्ति के द्वारा ही ये चीज़ें संभव हो पाती हैं। क्लियर? तो दोस्तों ये था आज का आपका क्लास, जिसमें हम लोगों ने देखा अभिव्यक्ति क्या है और अभिव्यक्ति का अर्थ है और लिखित अभिव्यक्ति और मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व। तो आशा करती हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दिया करिए, और इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसी तरह से आप अपने पढ़ाई में लगे रहिए दोस्तों, क्योंकि जो आपका ये समय है बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान है। इसे आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है कि हमें किसी भी तरह से अपने समय को बेकार नहीं करना है, क्योंकि ये समय आपके लिए आपके आने वाले एग्ज़ाम के न्यू है। अगर आप अभी से मेहनत नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए आगे बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों आपने तो वो कहानी सुनी ही होगी कि कछुए और खरगोश वाली, जिसमें कछुआ निरंतर चलता रहता है और वो अपने मंजिल को आसानी से प्राप्त कर लेता है। तो हमें खरगोश नहीं बनना, हमें कछुआ ही बनना है, जो हम निरंतर चलते हुए अपने मंजिल को पाएं। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो इसी तरह से आप अपनी मेहनत में लगे रहिए। से जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।